हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आरसीसी के जो हमने टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या बोल रहा है और इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू आई एस 456 मिनिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए शॉर्ट कॉलम इज। आपको शॉर्ट कॉलम यानी कि आई एस 456 के अकॉर्डिंग सिलेंडरनेस रेशियो बताना है शॉर्ट कॉलम का। अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या कह रहा है, आई एस 456 के अनुसार एक लघु स्तंभ हेतु न्यूनतम सिलेंडरनेस रेशियो। अब देखिए कॉलम हम सबसे पहले आपको बताते हैं। अब देखिए ऑप्शन दिए लेस देन 12, लेस देन 18, बिटवीन 18 एंड 24, मोर देन 24, यानी कि 12 से कम होना चाहिए या 18 से कम होना चाहिए या 18 और 24 के बीच होना चाहिए या 24 से अधिक होना चाहिए सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, किसके लिए? शॉर्ट कॉलम के लिए। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं नोट में से ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर नोट में मैंने लिखा है कॉलम। कॉलम हमारे 2 टाइप के होते हैं। कॉलम हमारे कितने होते हैं? 2 टाइप के, एक लॉन्ग कॉलम एक शॉर्ट कॉलम। एक लॉन्ग कॉलम होता है, एक शॉर्ट कॉलम होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज ग्रेटर दैन 12, यानी कि एल अपॉन के लीस्ट यानी कि इफेक्टिव लेंथ एल और लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज के अगर ग्रेटर दैन होगी किससे? 12 से तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। और शॉर्ट कॉलम क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज लेस दैन 12, यदि हमारा एल अपॉन के इज लेस देन है 12 से। किससे? 12 से। यदि हमारा इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो किससे लेस देन है, कम है 12 से, तो कौन सा होगा? शॉर्ट कॉलम होगा। अगर एल अपॉन के यानी कि इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन ग्रेटर देन है 12 से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है? ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या निकल के आता है? हमारा ऑप्शन निकल के आता है क्या? ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेस देन 12, यानी कि एल अपॉन के जब लेस देन होगा 12 से तो वो हमारा क्या कहलाएगा? शॉर्ट कॉलम कहलाएगा। कौन सा कॉलम कहलाएगा? शॉर्ट कॉलम। और जब क्या होगा? अधिक होगा एल अपॉन के, तो उसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। अब हम देख लेते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से, आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर एल अपॉन के ग्रेटर दैन हो 12 से तो लॉन्ग कॉलम, और एल अपॉन के लेस दैन है 12 से तो शॉर्ट कॉलम। अब हम सिलेंडरनेस रेशियो की डेफिनेशन देख लेते हैं और क्या होता है सिलेंडरनेस रेशियो। यहाँ पर देखते हैं सिलेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज, यहाँ पर देखिए सिलेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लेंथ एल टू द रेडियस ऑफ गायरेशन के, यानी कि एस इजकल टू एल ई अपॉन के। एल ई यहाँ पर क्या है? इफेक्टिव लेंथ, और के यहाँ पर क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, जिसको हम लीस्ट लेटरल डायमेंशन भी बोलते हैं। तो एल अपॉन के यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या आता है? इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडरनेस रेशियो। क्या बोल रहा हूँ मैं? सिलेंडरनेस रेशियो किसको बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटरल डायमेंशन या रेडियस ऑफ गायरेशन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडरनेस रेशियो। इसको हम बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एस बराबर क्या होता है? एल ई अपॉन के। अब देखिए एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के बारे में। यहाँ पर मैंने लॉन्ग कॉलम का एक पॉइंट लिखा है और शॉर्ट कॉलम का एक पॉइंट लिखा है। लॉन्ग कॉलम हमेशा जर्नली जो फेल होता है वो बकलिंग में फेल होता है। लॉन्ग कॉलम किस में फेल होता है? बकलिंग में। और शॉर्ट कॉलम हमेशा कर्सिंग में फेल होता है। शॉर्ट कॉलम किस में फेल होता है? कर्सिंग में। कैसे? देखिए लॉन्ग कॉलम होता है ऐसे, लॉन्ग कॉलम की क्या होती है? हाइट अधिक होगी, और जब उस पर लोड पड़ेगा तो वो इस तरीके से फेल होगा। वो इस तरीके से अगर फेल होगा तो ये हमारी फेल क्या कहलाएगा? बकलिंग कहलाएगा। और शॉर्ट कॉलम क्या होगा? क्रश होगा। शॉर्ट कॉलम क्या होगा? क्रश होगा, तो इसलिए उसको क्रसिंग में कहते हैं फेल। तो यहाँ से दो आंसर और निकल के आते हैं आपके। अगर लॉन्ग कॉलम कहेगी, लॉन्ग कॉलम फेल किस कंडीशन में होता है? लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होता है। लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होता है। और शॉर्ट कॉलम की बात करें तो शॉर्ट कॉलम
कर्सिंग में फेल होता है। किस में फेल होता है? कर्सिंग में फेल होता है। तो यहाँ से ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, शॉर्ट कॉलम किस में फेल होता है, लॉन्ग कॉलम किस में फेल होता है। लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होता है, शॉर्ट कॉलम कर्सिंग में फेल होता है। स्लेंडरनेस रेशियो आपको याद रखना है, इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट रेडियल डायमेंशन या रेडियस ऑफ गायरेशन के अनुपात को क्या बोलते हैं? स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं, जो यहाँ पर बताया हमने। अब वही बात यहाँ पर निकल आती है। लॉन्ग कॉलम क्या होता है? लॉन्ग कॉलम होता है इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन के रेशियो अगर अधिक होगा किससे? 12 से, तो हमारा लॉन्ग कॉलम, और इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का अनुपात यदि कम होगा 12 से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा क्या कहलाएगा? शॉर्ट कॉलम कहलाएगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ रेनफोर्स सीमेंट इन केस ऑफ स्लेब्स व्हेन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मिड बार आर यूज्ड नॉट लेस देन। आपको पूछा गया है स्लेब के केस में HYSD बार की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। डिफॉर्मिड बार होती है HYSD बार, यानी कि हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मिड बार, जो ये है यूज़ की गई। अब स्लेब नीचे इसमें हिंदी में देख लेते क्या बोला है। स्लेब के मामले में उच्च शक्ति विरूपत दंड, उस शक्ति विरूपण दंड को हम सरिया बोलते हैं, प्रयोग करते समय प्रबलन का प्रतिशत होना चाहिए। अब देखिए नोट में से ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नोट में मैंने लिखा है यहाँ पर मिनिमम रेनफोर्स सीमेंट इन स्लेब, मिनिमम रेनफोर्स सीमेंट इन स्लेब अगर हमारी माइल्ड स्टील बार होगी, यानी कि 0.15% फॉर माइल्ड स्टील के लिए। अगर माइल्ड स्टील बार है तो उसके लिए हम 0.15% रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं मिनिमम स्लेब में। अगर हमारी HYSD बार होगी, यानी कि हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मिड बार, जो कि हमें यहाँ पर पूछी गई है। क्या पूछी गई है? हमें पूछी गई है हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मिड बार या हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मिड बार, तो हमें पूछी गई है ये। तो ये होनी चाहिए 0.12%, 0.12% फॉर HYSD बार। ये कितनी होनी चाहिए? 0.12% फॉर HYSD बार, यानी कि हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मिड बार कितनी होनी चाहिए? 0.12%। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या निकल के आता है? 0.15% कौन सी होती है? माइल्ड स्टील के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किसके लिए? HYSD बार के लिए। किसमें? स्लेब में। मिनिमम रेनफोर्स सीमेंट इन स्लेब में मिनिमम रेनफोर्स सीमेंट कितना होना चाहिए HYSD बार के लिए? 0.12%। ठीक है, और माइल्ड स्टील के लिए 0.15%। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम क्या लिखा है। इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑन स्लेब द मिनिमम थिकनेस एट एज शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि हमने फुटिंग को डायरेक्ट किस पर रखा है? सोइल पर रखा है। फुटिंग को हमने डायरेक्ट किस पर रखा है? ऑन सोइल के ऊपर रखा है। और मिनिमम थिकनेस बतानी है आपको एज किनारे पर कितनी, इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी पर प्रबलित कंक्रीट बुनियादी जमाने में किनारे पर न्यूनतम मोटाई नहीं रहनी चाहिए। किससे? इनसे कम नहीं रहनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन हमारी लेस देन 100 mm, लेस देन 150 mm, लेस देन 200 mm, लेस देन 250 mm। चलिए अब देखते हैं नोट में हम आपको नोट में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक फुटिंग हमने डायरेक्ट सोइल पर रखी है। ये फुटिंग मैंने डायरेक्ट सोइल पर रखी है, और एक फुटिंग को हमने किस पर रखा है? पाइल पर रखा है। तो ये फुटिंग ऑन सोइल। जब फुटिंग ऑन सोइल पर होगी तो उसकी एज थिकनेस 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। किससे? फुटिंग की थिकनेस 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और जिस समय हम पाइल पर फुटिंग रखते हैं तो उसकी थिकनेस 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपको किसके बारे में पूछा गया है वो देखिए। अगर पूछा गया है फुटिंग ऑन पाइल, अगर पाइल पर रखी गई है तो थिकनेस 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और सोइल पर रखी गई है तो 150 mm से कम नहीं रखनी चाहिए। क्या? हमें थिकनेस। अब पूछा गया है हमें थिकनेस किसके बारे में पूछा गया है? फुटिंग ऑन सोइल। हमें पूछा गया है सोइल किसके ऊपर रखी है, सॉरी फुटिंग किसके ऊपर रखी है? सोइल के ऊपर। तो यहाँ पर थिकनेस किससे कम नहीं होनी चाहिए? लेस देन 150 mm। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 150 mm। अगर फुटिंग को हम किस पर रखते? फुटिंग को हम रखते अगर पाइल्स पर, तो हमारी थिकनेस कितनी? 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने सोइल के ऊपर पूछा है, तो जब सोइल के ऊपर रखी है फुटिंग तो 150 mm से कम नहीं हमें रखनी चाहिए। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया हमारे पास।
लेस देन 150 mm। चलिए चलते हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, द स्लेब इज डिजाइन एज वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान। आपको बताना है स्लेब जो वन वे स्लेब है, वन वे स्लेब में लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान के बीच का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। क्या आपको क्या बताना है, जब हम स्लेब वन वे स्लेब का डिज़ाइन करते हैं, हम क्या करते हैं, वन वे स्लेब का जब हम डिज़ाइन करते हैं तो आपको बताना है रेशियो, अनुपात बताना है लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान में क्या अनुपात होता है। ठीक है, क्या अनुपात होता है, यानी कि जो अनुपात होता है किसका, लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान का अनुपात लेस दैन 1 होता है, या बिटवीन 1 एंड 1.5 होता है, बिटवीन 1.5 इंटू 2 होता है, या ग्रेटर दैन 2 होता है। अब देखते हैं, नोट में देखते हैं, ये है हमारी स्लेब, ऐसा हमारी स्लेब डली हुई है। स्लेब की जो हमारी ये लेंथ होती है इसको हम लेते हैं LX, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्पान। ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट स्पान। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर दिया गया है ये LY हमने ली है, इसको बोलते हैं हम क्या, लॉन्ग स्पान, लॉन्ग स्पान। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग स्पान। अब देखिए वन वे स्लेब में क्या कंडीशन आती है, वन वे स्लेब में जब LY क्या है, लॉन्ग स्पान, LX क्या है, शॉर्ट स्पान। वन वे स्लेब में LY यानी कि लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान का अनुपात यदि अधिक होगा 2 से, ग्रेटर दैन होगा 2 से, तो हमारी वन वे स्लेब कहलाएगी। और जब लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान का रेशियो लेस दैन होगा या इक्वल टू होगा 2 के, तो हमारी टू वे स्लेब कहलाएगी। तो हमें किसके बारे में पूछा गया है, वन वे स्लेब के। तो वन वे स्लेब के बारे में पूछा गया है, जब लॉन्ग स्पान अपॉन शॉर्ट स्पान ग्रेटर दैन होगा 2 से, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वन वे स्लेब। और वही क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है क्या, ग्रेटर दैन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, ग्रेटर दैन 2, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है रेशियो बताना है आपको वन वे स्लेब के लिए लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान। लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान में जो अनुपात होगा वन वे स्लेब के डिजाइन करते समय, तो वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर दैन 2, ग्रेटर दैन 2, तो वो हमारी वन वे स्लेब कहलाएगी। और जब लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान का रेशियो कम होगा 2 से या बराबर होगा, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, टू वे स्लेब कहलाएगी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, जो हमारा यहाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, हाफ ऑफ द मेन स्टील in simply supported slab is bent up near the support at distance of x from the center of the bearing where x is equal to, यानी कि आपको बताना है जो हमारी सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब में बेंट अप बार जो नियर सपोर्ट से नियर ही आती है, वो कितनी डिस्टेंस पर दी जाती है। देखो वैसे में आपके जो, अगर आपने हमारा पेड कोर्स खरीदा हो, तो स्लेब के जो क्वेश्चन मैंने कराया है या बीम के जो क्वेश्चन कराए हैं, तो बियरिंग के सेंटर से L/7 पर हम क्या दिखाते हैं, बेंट अप बार दिखाते हैं। ठीक है, और वही यहाँ पर बोला गया है, एक सरल सहारे पर टिकी स्लेब में प्रमुख इस्पात को स्लेब बियरिंग के केंद्र से, इसके स्लेब बियरिंग के, नोट याद रखना, स्लेब बियरिंग के केंद्र से x की दूरी पर सहारे के निकट मोड़ा जाता है, यानी कि सहारे के निकट मोड़ा जाता है, इस स्थान पर x रहता है। x रहता है, मैं आपको पहले ही बता देते हूँ, x रहता है हमारा L/7। ठीक है, अब हम देखो नीचे देख लेते हैं, मैंने नोट में यहाँ पर लिखा है, नोट पे मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये मेरा एक स्लेब का, यहाँ पर एक स्लेब का क्या बनाया मैंने, सेक्शन बनाया है। अब स्लेब का सेक्शन बनाया है, ये मेरी वॉल है, ये मेरी क्या है, ये मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल है, जो ये दिखाई दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी वॉल है। अब जो ये स्लेब है, स्लेब वॉल के ऊपर जहाँ तक चढ़ी है उसको हम बोलते हैं बेरिंग। अब बेरिंग के केंद्र से x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस होती है हमारी L/7, कितनी होती है, L/7। तो जो ये बार आप ऊपर मुड़ रही है, इसको हम बोलते हैं बेंट अप बार। तो आपको ये x डिस्टेंस बतानी थी बेरिंग से, ठीक है, स्लेब के बेरिंग से, स्लेब के बेरिंग के सेंटर से, स्लेब के बेरिंग के सेंटर से बताना था। तो ये होती है L/7, ये x जो होती है हमारी L/7 होती है। तो आज की हमारे टॉप 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट
टॉप 5 क्वेश्चन के लिए। आज अभी के लिए थैंक यू।